नमस्कार मित्रों, कल 12 जून 2025 को जो दुखद घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में शोक है और मैं उन सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। परंतु कल की घटना एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा करती है। वो प्रश्न बहुत से हैं और ये घटना किस कारण हुई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। परंतु अभी जो जानकारी है उससे जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें मानवीय चूक भी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आतंकवादी घटना भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ड्रीमलाइनर के साथ कि दोनों इंजन किसी भी तकनीकी खराबी से एक साथ फेल हुए हैं। ये पहला मौका है जबकि इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए और पायलट केवल मे डे कॉल करके ही रह गया। उसके तुरंत बाद 1,25,000 लीटर एयर फ्यूल भरा हुआ विमान बिल्कुल अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था हमला उसकी याद दिलाते हुए मेडिकल कॉलेज की मेस में ऐसे समय पर टकराया जबकि मेस में सबसे ज़्यादा लोगों की उपस्थिति होती है भोजन काल में। ये याद कीजिए कि जो भोजन काल होता है सभी जगह लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच का होता है और मेस में जो भीड़ होती है प्रायः वो सुबह या तो नाश्ते के लिए होती है या दोपहर में लंच के लिए होती है या शाम के नाश्ते और फिर बाद में डिनर के लिए होती है। तो ऐसा वक्त जब सबसे ज़्यादा संख्या लोगों की मेस के अंदर हो सकती है उस समय, और इतना फ्यूल उस विमान में था कि जो कि एक TNT बम से अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, वो उस विमान में उतना ईंधन था और वो टेक ऑफ करते ही तुरंत एक हॉस्टल की मेस में टकराता है और टकरा के वहीं पर इतना ज़ोरदार विस्फोट होता है कि इमारत में उपस्थित कई डॉक्टर्स और कर्मचारी तथा विमान में बैठे हुए 242 में से 241 लोग बिल्कुल राख का ढेर बन जाते हैं। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं एविएशन के, वो कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ था। ये भी एक अप्रत्याशित पक्ष है, क्योंकि आम तौर पर जो भी अनुभवी पायलट हैं वो टेक ऑफ करते समय लैंडिंग गियर को बंद कर देते हैं ताकि विमान ऊंचाई की ओर बढ़ सके और उसको पूरी ऊर्जा मिल सके। परंतु इस घटना में ये देखा गया कि लैंडिंग गियर खुला रह गया था। ऐसा नहीं था कि पायलट को अनुभव नहीं था, बहुत अधिक अनुभवी थे, 9,000 घंटे से अधिक की उड़ानों का अनुभव था। परंतु उसके बाद भी ऐसी घटना हुई जिस पर पायलट कुछ नहीं कर सके। चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति बच जाता है, वो
उसका बयान है कि वो इमरजेंसी एग्ज़िट के पास था और जैसे ही घटना हुई तुरंत वो वहाँ से बाहर आ गया, किसी तरह से दरवाज़ा टूट गया और वो नीचे सकुशल खड़ा हो गया। उसने अपने सामने सबको जलते हुए देखा, लेकिन वो घायल हुआ केवल, और वो अपने पैरों से चल के बाहर आ गया, ऐसा उसका कहना है। हालांकि उसके बयान में भी कई विरोधाभास दिख रहे हैं। जैसा उसने कई जगह बयान आया है मीडिया में, उसने कहा है कि वो वहाँ गिरा और किसी ने उसको एम्बुलेंस में डाल लिया और लेके बाहर आया और उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो बनाया है उसमें वो स्वयं मोबाइल हाथ में लिए हुए चलता नज़र आ रहा है। तो जांच इसकी भी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो बचा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बचा है उसमें वाकई में उसने ऐसा कुछ किया है, लेकिन कैसे बचा है इसका पूरा एक अलग से जांच की जानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वो आखिर किन परिस्थितियों में बाहर आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ऐन वक्त पर इमरजेंसी एग्ज़िट खोल दिया या खुला रह गया किसी कारण से, जिसके कारण विमान ऊंचाई नहीं ले पाया और अचानक ये दुर्घटना हो गई। साथ ही साथ ये भी एक पहलू है कि तुर्की लगातार भारत के विरोध में खड़ा है, पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, कश्मीर मुद्दे पर भी समर्थन दे रहा है और साथ ही वो इस्लामिक देशों को भी गुटबंद करने में लगा हुआ है। और उसी की एक कंपनी कुछ दिनों पहले तक भारत में प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही थी। सेलेबी नाम की कंपनी थी तुर्की की, जिसको जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की की पाकिस्तान से दोस्ती सामने आई, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण कुछ हवाई अड्डों से हटा दिया गया ग्राउंड हैंडलिंग से, परंतु मुंबई हवाई अड्डे पर मुंबई हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अभी भी वो सेवा दे रही है कंपनी। तो एक मुद्दा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भारत विरोधी देश ने, जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनकी जानकारी होने का लाभ उठाते हुए इस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया ताकि भारत को नुकसान हो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो, एविएशन इंडस्ट्री को भी नुकसान हो भारत की, साथ ही अन्य देशों को भी नुकसान पहुँचे, जिनमें ब्रिटेन है प्रमुख रूप से, जिसके 53 नागरिक इसमें थे, पुर्तगाल है। तो पहलू एक ये भी है कि इस घटना से भारत के जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी छवि पर भी असर पड़ा है, गहरा धक्का लगा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भारत विरोधी किसी षड्यंत्र का नतीजा है। प्रश्न बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर जांच की ज़रूरत है और ये आशा करता हूँ कि जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिलेगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलेगा, तो जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात का विश्लेषण कर सकेंगे कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था, आखिरी क्षणों में आखिर दुर्घटना क्यों नहीं रोकी जा सकी, क्यों वो विमान ऐसे समय पर उस क्षेत्र में जाकर टकराया जहाँ सबसे ज़्यादा
दुर्घटना से नुकसान हो सकता था। ये भी याद रखना चाहिए कि अगर ये विमान थोड़ी सी और ऊंचाई लेकर और फिर नीचे गिरता तो वहाँ कैंट एरिया था, और कैंट एरिया में गिरता तो ये हमारी सेना को क्षति पहुंचाता। इसलिए ये महज एक हादसा है या एक आतंकवादी घटना है, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। हर एंगल से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि इस घटना में बहुत सारे भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी भी शामिल हैं। और ये घटना अहमदाबाद में हुई है, जो कि प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि पहलगाम में भी अभी हाल में आतंकवादियों ने ये इशारा किया था कि वो भाजपा को, विशेष तौर पे मोदी को एक चुनौती दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आतंकवादियों ने ऐसा एयरपोर्ट चुना जहाँ से वो अपनी मंशा जता सकें। साथ ही भारत में अभी 11 साल से भाजपा सरकार चला रही है, और हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और अलग अलग आयोजनों के ज़रिए भाजपा ने अपने 11 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, अपने कार्यों को गिनाया है सबको। तो ऐसा तो नहीं है कि 12 तारीख इसीलिए चुनी गई कि 11 के बाद 12, और ये आतंकवादियों ने जताने की कोशिश की कि भारत में वो जो चाहें, जब चाहें, जहाँ चाहें कर सकते हैं। अभी भी उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स, स्लीपिंग सेल एक्टिव हैं। अगर ऐसा है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा है। इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि आगे ऐसे तत्वों को पहचाना जा सके और उन पर लगाम लगाई जा सके तथा भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद मित्रों।